नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमारा मेन पार्ट होता है मेंस आंसर राइटिंग का, जिसके लिए हम आपको रोज़ 8 बजे शाम को आंसर राइटिंग की क्लास देते हैं। उसी क्रम में आज भी आपकी ये क्लास रहने वाली है। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपसे एक बार फिर यही कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। ये देखिए, हमारी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। आज इसमें हमारा जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न हमारा पॉलिटी यानी जीएस पेपर 2 से रहेगा, जीएस पेपर 2 से रहेगा। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वर्ष 2017 में। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज़ नॉट प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड गिव योर व्यूज टू इम्प्रूव द सिचुएशन। हिंदी में भी देख लेते हैं कि भारतीय स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, जिसकी शब्द सीमा 150 है और इसके लिए 10 अंक आपको दिए जाएंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले कीवर्ड्स क्या हैं। सबसे बड़ा कीवर्ड तो है कि सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। दूसरा ये है कि ये इफेक्टिव नहीं है, इतना इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये इसमें बताना है गवर्नेंस में। और तीसरा ये है कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है और अपने व्यू इसमें हमें देने हैं। तो ये जो समालोचनात्मक शब्द है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है सम माने सही और लोचन माने देखना, सही दृष्टिकोण से देखने वाला। ये तो इसका हो गया शाब्दिक अर्थ। दूसरा ये है कि ये इसमें हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को डिस्कस करना होता है, तो हमें ये देखना है। आइए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न की भूमिका आएगी और भूमिका में हम देखेंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन की जड़ प्राचीन काल से ही पाई जाती हैं। और यदि भारतीय संविधान की बात करें तो वर्ष 1992-93 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, लेकिन शासन में यह अभी भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, जिसके निम्न कारण हैं। तो इस तरह से हम अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ये जो स्थानीय स्वशासन है, इसकी जो मूल भावना है भारत में पहले से ही पाई गई है। और दूसरा ये है कि जो संवैधानिक अगर आधारों की बात करें तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके क्या कारण है कि ये अभी तक प्रभावी नहीं रही, क्योंकि प्रश्न में भी ये पूछा गया है, इसलिए हमने यहीं से अपना अगला पैराग्राफ जोड़ दिया है। इस तरह से ये कुछ जो है कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी बात को अगली कड़ी से जोड़ देते हैं। फिर हम अगला अपना कनेक्टिंग पॉइंट के बाद देखते हैं कि मेन बॉडी यानी मुख्य भाग में क्या है। ये हम पॉइंटों में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि शब्द सीमा है, 150 शब्दों में हमें अपना आंसर कंप्लीट करना है। पंचायतों नगर पालिकाओं को पर्याप्त वित्तीय अधिकार नहीं मिलना, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। हम 3 से 4 नेगेटिव और 3 से 4 पॉजिटिव पॉइंट जो हैं स्थानीय स्वशासन के, उसे डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद हम अपना एक छोटा सा निष्कर्ष देंगे। इस तरह हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। दूसरा यह है कि अधिकांश राज्यों ने सिर्फ उन्हीं प्रावधानों को लागू किया जितने बाध्यकारी थे, उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया कि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा यह है कि प्रधानपति जैसी जो प्रथा है, अगर आप देखते होंगे गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं कि
किसी महिला को जब रिजर्वेशन के दौरान जो 33% रिजर्वेशन है हमारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का, और उनको प्रधान बनाया जाता है गांव का, लेकिन उनके कार्य कौन करता है? उनका पति, यानी प्रधान पति की जो प्रथा है, महिला का सिग्नेचर भी पति करता है, उसकी मीटिंग भी वही अटेंड करता है, अधिकारियों से सारी जो मीटिंग्स करनी है, जो कार्य योजना बनानी है, वो सब वो करता है। तो ये एक कुप्रथा की तरह ये है कि प्रधान पति की प्रथा का चलन, अर्थात महिलाओं को पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाता है, पूर्ण अधिकार ना होना। तो ये एक है। फिर दूसरा है कि भ्रष्टाचार, ये जो नस नस में भरा हुआ है, ये इससे तो वंचित है ही नहीं कोई। भ्रष्टाचार है, जातिगत राजनीति और धन बल और बाहुबल आदि सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है स्थानीय स्वशासन के लिए। ये एक चुनौती के रूप में उभरा है, और उपयुक्त चुनौती होने के साथ साथ कुछ सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमने देखा था कि समालोचनात्मक हमें परीक्षण करना है, तो अब सकारात्मक जो पक्ष हैं 2-3 वो देख लेंगे, और हमारी ये मेन बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपना कंक्लूजन देख लेंगे। कोशिश करो पर महिलाओं को सम्मान और समानता का रास्ता मिला। तो इसका मतलब ये था कि कुछ ये जो कोशिश की गई थी हमारी, इससे कुछ महिलाओं को सम्मान और समानता का रास्ता मिला। जो ये 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, 33% उसमें आरक्षण मिला, तो इसमें सभी महिलाएं तो जागरूक नहीं थी, लेकिन कुछ महिलाएं जागरूक हुई, अपने उन्हें जो कर्तव्यों का पता चला, अपनी पावर का यूज़ करने का पता चला, और धीरे धीरे जो ये अपना स्वशासन है उसमें उनकी भागीदारी बढ़ी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी। तो महिलाओं को सम्मान और समानता का रास्ता मिला। इसके द्वारा विकेंद्रीकरण को बल मिला, यानी जो सारी केंद्र तक पहुंच थी और गांव तक उसमें कोई न्याय का प्रावधान नहीं था, उसके लिए विकेंद्रीकरण यानी केंद्र से विकेंद्रीकरण की ओर हम बढ़े। और निचले स्तर पर राजनीतिक जागरूकता आई। जो राजनीतिक जागरूकता है वो गांव-गांव तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंची। तो इस तरह इसके कुछ ये पॉजिटिव पॉइंट भी रहे, और अन्य कोई पॉइंट भी हो सकते हैं, उसे आप इसमें ऐड ऑन करेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा निष्कर्ष बताऊंगा, और ये आंसर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष देख लेते हैं कि सरकार के किसी भी नई व्यवस्था को जनता तक पहुंचने और उसके प्रयोग होने में कुछ समय लगता है। अतः स्थानीय निकायों में वित्तीय अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। तो जो ये स्थानीय स्वशासन है या कोई भी जो पॉलिसी होती है सरकार की या कानून बनता है, जैसे दहेज प्रथा ले लें, आज तक भी उस पर कानून बना हुआ है, लेकिन अभी भी समाज में आपको देखी जाती है। बाल विवाह जैसी प्रथा है, वो भी आज तक समाज में देखी जा रही है। तो इसी तरह से ये कानून बना, लेकिन समाज में धीरे धीरे इसके जो सकारात्मक परिणाम हैं वो भी देखे जा रहे हैं। जो हमने बताया था कि वित्तीय अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों को या ग्रामीण जो हमारी व्यवस्था है उसमें अगर वित्तीय अधिकार उन्हें मिल जाएंगे तो उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। दूसरा यह है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है, ग्रामीणों को जागरूक करने की ज़रूरत है। इसके लिए क्योंकि ग्राम सभा बनाई जाती है, उसकी मीटिंग होनी चाहिए, गांव के विकास कार्यों में भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से हम अपना एक कंक्लूजन देंगे तो हमारा यहीं पर ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह के आपको डेली आंसर राइटिंग सीरीज में मिलते रहेंगे। हमारी जो मैपिंग की सीरीज चल रही है, हरिशंकर सर मैपिंग की सीरीज चला रहे हैं, उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। एनसीईआरटी सार बैच चल रहा है, उससे लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और जो आपको ये हम बता रहे हैं ये केवल हम सीधा बेसिक
से कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि इस पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपने लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग शुरू से ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि जब मेरा कोर्स कंप्लीट होगा तब करूँगा, आज तक आपने आंसर राइटिंग नहीं की है, अपने आप को जीरो मान लेंगे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आंसर राइटिंग तो आपने शुरू से ही शुरू कर दी थी, आंसर कोई पहली बार थोड़ा ही लिख रहे हैं, आपने बीए ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तो आंसर राइटिंग तो आप जानते ही हैं। तो ये बिल्कुल सामान्य शब्दों से हम शुरुआत करेंगे, हल्के हल्के प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह आप डेली अपनी आंसर राइटिंग को इन्हेंस करते रहिए, और हम उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो जीएस आचार्य पर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।